mathematics, which is called 3D and vector. ओके, जनरली हम इस सेक्शन को बाद में पढ़ते हैं जब हमारा कैलकुलस हो जाता है, बट देन इट इज़ एन इंडिपेंडेंट सेक्शन, सो एज पर द रिक्वायरमेंट हम लोग इसको पहले पढ़ रहे हैं। तो जैसा मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था कि इफ वी टॉक अबाउट जेई मैथमेटिक्स, तो जेई मैथ्स को हम 5 सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। इट्स योर एल्जेब्रा, ट्रिगो, कोऑर्डिनेट, कैलकुलस एंड 3D वेक्टर। ओके, ट्रिगो अब आप पूरा पढ़ चुके हो बिकॉज इसमें आईटीएफ बचता है विच वी हैव स्टडीड दिस ईयर। सो ट्रिगो आप लोग पूरा पढ़ चुके हो, कोऑर्डिनेट पूरा पढ़ चुके हो। एल्जेब्रा में यू हैव स्टडीड मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स। जो बचे हुए हैं दो चैप्टर्स आर डिटर्मिनेंट्स, मेट्राइसिस एंड प्रोबेबिलिटी। यू हैव ऑल्सो स्टडीड प्रोबेबिलिटी टू अ ग्रेट एक्सटेंट बिकॉज आपके वो क्लास 11 में आ गया था, तो आपको काफी कुछ आइडिया उसका है। अदरवाइज दीज 3 चैप्टर्स आर देयर इन क्लास 12 सिलेबस फॉर एल्जेब्रा। ओके, नाउ दो सेक्शन बचते हैं विच इज कैलकुलस एंड 3D वेक्टर। कैलकुलस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड, और उसके जो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है दैट इज फंक्शंस, हमने वो ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब जब हम वापस कैलकुलस में मूव करेंगे तो हमारा सीक्वेंस ये रहेगा, दैट इज लिमिट्स, continuity, differentiability, method of differentiation, application of derivative, indefinite integration, definite integration, area under the curve, and differential equation. सो देर आर लॉट ऑफ चैप्टर्स टू कवर इन कैलकुलस जो हम लोग कवर करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सो आप समझ सकते हो कि दैट इज वाई कैलकुलस का वेटेज काफी ज्यादा होता है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो एज वेल एज इन बोर्ड्स, क्योंकि अगर अपन बोर्ड्स की बात करें तो उसमें सिर्फ 12th का ही सिलेबस आता है। एंड 12th में मेनली यू हैव कैलकुलस, यू हैव 3D वेक्टर, दीज 3 टॉपिक्स ऑफ एल्जेब्रा एंड आईटीएफ, दिस टॉपिक। तो अगर अपन बोर्ड के रेस्पेक्ट में भी देखें, इन दैट रेस्पेक्ट आल्सो कैलकुलस हैज मेनी चैप्टर्स, तो कैलकुलस का वेटेज अच्छा खासा रहता है। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इन ओवरऑल जेई मैथमेटिक्स एज वेल एज बोर्ड्स इज 3D वेक्टर, जिसका भी वेटेज काफी ज्यादा होता है, विच इज अ वेरी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। इस पे काफी क्वेश्चंस आते हैं, और अगर हमें कोऑर्डिनेट डिसेंट, जस्ट अ सेकंड यार, अगर हमें कोऑर्डिनेट डिसेंट तरीके से समझ में आता है तो अब हमें 3D वेक्टर को भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो अपन 3D वेक्टर को आज से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा मैंने कैलकुलस के टाइम पे भी बोला था कि वेन एवर वी स्टार्ट ए न्यू सेक्शन, हमें थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करना पड़ता है ताकि उसका बेस स्ट्रांग हो हमारा। तो हमने कैलकुलस में भी फंक्शंस पे हमने काफी टाइम स्पेंड किया था, लाइक ग्राफ ड्रॉ करने में, फंक्शंस को समझने में, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वो सारी चीजें हो गई हैं, तो अब हमें कैलकुलस में उतना टाइम नहीं लगेगा। वैसे ही क्योंकि दिस इज द फर्स्ट क्लास ऑफ 3D वेक्टर, आज से हम 3D वेक्टर चालू कर रहे हैं, तो यार जैसा मेरा पढ़ाने का तरीका है कि यार इनिशियल 1 to 2 क्लासेस तो हमें पहले बेस को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, देन ओनली वी कैन मूव टू दी कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस सेक्शन। ओके, ठीक है, तो आई एम इरेजिंग एवरीथिंग व्हाट एवर इज रिटन ऑन द So बोर्ड। what about या statistics? It's there? या इट इज देयर, बेसिकली ये मैंने जेई एडवांस्ड मैथ्स की बात करी। ओके, तो देयर इज वन मोर सेक्शन, देयर आर फ्यू टॉपिक्स व्हिच आर ओनली इन जेई मेंस। ओके, तो दीज टॉपिक्स आर रिलेशंस, जस्ट रिलेशन, जिसमें रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन एंड ट्रांजिटिव रिलेशन हम ये सब पढ़ते हैं। देन सेकंड चैप्टर इज स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, हाइट्स एंड डिस्टेंस। Yeah, these 4 chapters are there. So these are like JEE mains के topic which require 1 lecture per chapter या max 2 lectures, PMI, mathematical induction also. ठीक है, these chapters require 1 to 2 lectures per chapter, तो ये हम लोग एंड में पढ़ते हैं when our complete syllabus is over. Okay, तो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे, Okay. डेफिनेटली विल कवर स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स से एवरी ईयर देयर आर कपल ऑफ क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन जेई मेंस जो कि इजी होते हैं, दैट वी विल स्टडी आफ्टर फिनिशिंग ऑल दीस थिंग्स, ओके, बिफोर जेई मेंस। तो यार
3D और वेक्टर में हम आज तो वेक्टर से स्टार्ट करेंगे एंड 3D पे हम लोग धीरे धीरे मूव करेंगे. अगेन इसमें मूव करने से पहले मैं फिर से एक एनालॉजी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. व्हेन वी स्टडीड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या इनफैक्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की मैं आपको हिस्ट्री बताऊं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इतना ज्यादा यूज क्यों होता है. जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी बाय द मैथमेटिशियन डेकार्टे, बिफोर दैट एल्जेब्रा एंड ज्योमेट्री were treated as completely independent branches of mathematics. इनके बीच में कोई रिलेशन ही नहीं होता था. In algebra we used to deal with equations, constants, variables, and so on. And in geometry we used to deal with figures, theorems, etc. राइट. तो ये हम लोगों ने भी जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है यार, एल्जेब्रा अलग होता है, ज्योमेट्री अलग होता है. बट व्हाट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिड, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने बहुत अच्छा काम किया. बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लिंक्ड एल्जेब्रा विद ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ने एल्जेब्रा और ज्योमेट्री को हमेशा के लिए लिंक कर दिया. कैसे लिंक कर दिया? जस्ट बाय गिविंग अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि एक जो ज्योमेट्रिकल पॉइंट है उसको हम एल्जेब्रिकली x कॉमा वाई से एसोसिएट कर सकते हैं. तो बेसिकली एक x कॉमा वाई ऑर्डर्ड पेयर को डेकार्टे हैज लिंक्ड विद अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट, बिकॉज ऑफ विच अब हम ज्योमेट्रिकली कोई भी शेप बनाए तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारे पास एक एल्जेब्रिक इक्वेशन हो पाती है कि नहीं हो पाती है. we used to get the algebraic equation of each and every curve जो कि अब हम ड्रॉ करते हैं. क्यों? क्योंकि यार हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक x, y हमेशा एग्जिस्ट करता है बिकॉज ऑफ दिस कनेक्शन. क्या आप मेरी इस बात को समझ पा रहे हो? इनफैक्ट कैलकुलस में हम जितने भी ग्राफ बनाते हैं वो इसलिए बना पा रहे हैं बिकॉज वी हैव एसोसिएटेड अ ज्योमेट्रिकल पॉइंट विद अ ऑर्डर्ड पेयर x, y. और ये जितनी भी इक्वेशंस हम पढ़ते हैं दीज आर कॉल्ड एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल. अब इससे बेनिफिट क्या हुआ? इससे देयर आर टू बेनिफिट्स. अब बेनिफिट क्या हुआ? अब कोई भी अगर हमारे पास ज्योमेट्रिकल शेप है विच वी नीड टू एनालाइज, नाउ वी हैव टू अप्रोचेस ऑफ एनालाइजिंग अ ज्योमेट्रिकल शेप. कौन कौन सी अप्रोच है हमारे पास? फर्स्ट ज्योमेट्रिकल, वो तो पहले से ही थी. जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में करे हुए हैं, आपको क्या लगता है क्या हम उनको प्योर ज्योमेट्री से नहीं कर सकते क्या? बताओ. ऑब्वियसली हम प्योर ज्योमेट्री से भी कर सकते हैं, बट प्योर ज्योमेट्री से करना इट इज मोर ट्रिकियर. अपन को ज्यादा ट्रिकी लगता है. क्यों? क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है, थ्योरम्स यूज करनी पड़ती है. अपन उससे ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं इन एल्जेब्रिक इक्वेशंस को डील करने में. तो फाइनली एक सर्कल को एनालाइज करने के लिए वी नाउ हैव टू अप्रोचेस. वन इज प्योर ज्योमेट्रिकल एंड सेकंड इज एल्जेब्रिक, विच इज योर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला अप्रोच. बात समझ में आती है क्या? राइट. अब इसी पॉइंट को अगर अपन आगे कंटिन्यू करें तो अब ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर किसी पॉइंट को हमने x, y से रिलेट किया, इसका मतलब एक सर्कल को हम एल्जेब्रिक इक्वेशन से एनालाइज कर सकते हैं. उसी तरीके से अगर हम किसी Sir, पॉइंट, we can't hear you. एम आई नॉट ऑडिबल? गाइस प्लीज रिप्लाई. एम Sir, आई you नॉट? are audible. You are ओके. audible. ओके फाइन. ठीक है. तो उसी तरीके से अगर हम किसी पॉइंट को एक कॉम्प्लेक्स नंबर से एसोसिएट कर दें, हम बोलने लग जाएं कि यार ज्योमेट्रिकली जो एक पॉइंट है ना उसको आप x प्लस आई वाई से रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो हम करते हैं. हमने पढ़ा है हमने आर्गेन प्लेन कॉम्प्लेक्स नंबर में. तो उसका क्या मतलब हुआ? क्या अब हर शेप के करस्पॉन्डिंग एक कॉम्प्लेक्स इक्वेशन होगी कि नहीं होगी? हो सकती है कि नहीं हो सकती है? Can there exist a complex number equation with respect to any shape? सोच के बताओ ना यार. होती है, एग्जिस्ट करती है. लाइक मॉड z इज इक्वल टू 4. मुझे एक बात बताओ, ये किसकी इक्वेशन है? ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ज्योमेट्रिकली? Circle. इट इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल. इसका मतलब सर्कल को हम कॉम्प्लेक्स नंबर की हेल्प से भी एनालाइज कर सकते हैं, और हम करते हैं. ऑन द सिमिलर लाइंस अगर हम एक पॉइंट को किसी और थर्ड टूल की हेल्प से भी लिखना चालू कर दें
तो हम उस थर्ड टूल की हेल्प से भी किसी भी शेप को एनालाइज कर सकते हैं. दिस इज वेरी लॉजिकल कॉन्सेप्ट. और वो थर्ड टूल क्या है? कैन एनीवन गेस? वेक्टर. तो अगर हम किसी पॉइंट को एक वेक्टर से एसोसिएट कर दें, इसका मतलब हर शेप के करस्पॉन्डिंग वी कैन राइट अ वेक्टर इक्वेशन. एंड उसको एनालाइज करने के लिए हमें वेक्टर अच्छी तरह समझ में आना चाहिए. अगर हमें वेक्टर अच्छी तरह समझ में आएगा तो विद द हेल्प ऑफ वेक्टर हम काफी सारे शेप्स को, काफी सारे ज्योमेट्रिकल शेप्स को वी कैन एनालाइज वेरी इजीली. क्या आपको ये बेसिक बातें थोड़ी बहुत समझ में आ रही है क्या? तो इसीलिए इस सेक्शन का नाम वेक्टर एंड 3D क्यों है? फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड वेक्टर्स. वेक्टर इज अ मैथमेटिकल टूल. उसके रूल्स क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करता है, दैट वी विल स्टडी इन वेक्टर्स. एंड देन विद द हेल्प ऑफ वेक्टर हम थ्री डायमेंशनल शेप्स को एनालाइज करने वाले हैं. हम थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को आंसर करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ वेक्टर्स. ठीक है. तो बेसिकली इस चैप्टर में अपन लोग क्या देखने वाले हैं, सेक्शन में हम लोग क्या देखने वाले हैं? फर्स्ट वी विल बी स्टडीइंग वेक्टर इन डिटेल. व्हाट इज अ वेक्टर, व्हाट आर द डिफरेंट डिफरेंट रूल्स ऑफ वेक्टर्स, हाउ टू डील विद वेरियस काइंड्स ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, सम ऑफ वेक्टर्स, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स एंड सो ऑन. एंड वंस हमें वेक्टर समझ में आने लगा, हम वेक्टर्स को यूज करके ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. गॉट इट? ठीक है. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो लेट्स स्टार्ट विद वेक्टर्स. तो यार वेक्टर्स में I won't be discussing those conventional things which you guys already know, because without vectors आप अभी तक survive ही नहीं कर सकते थे. Okay, now you guys are in 12th standard. आपने पूरा 11th क्लियर किया है. 12th में भी आप लोगों ने कम से कम दो दो चैप्टर्स डिस्कस कर लिए. यस, यू आर सेइंग यू ऑलरेडी हैव द नोट्स ऑफ व्हाट वेक्टर्स जो विवेक सर ने पढ़ाया था वो. विवेक सर ने पढ़ाया है अभी. बट आई थिंक ही टुक ओनली वन क्लास, राइट? या वन क्लास. या तो ठीक है, आई नो कि उन्होंने पढ़ाया होगा. बट देर आर फ्यू थिंग्स यार विच आई वांट टू कवर. तो इंस्टेड ऑफ लाइक रेफरिंग दोज नोट्स, थोड़ा बहुत टाइम लगेगा. कुछ चीजें हो सकती है रिपीट हो जाए, बट आई विल ट्राई कि जो आपने पढ़ा हुआ होगा आई वोंट रिपीट दैट. मैं दूसरी चीजों को ही आज की क्लास में डिस्कस करूंगा, जिससे कि आप लोगों का बेस स्ट्रांग होगा फॉर वेक्टर्स एंड 3D. ऑलराइट, बट फिर भी इफ यू फाइंड समथिंग विच यू ऑलरेडी नो प्रॉपरली, लेट मी नो. मैं उसको स्किप कर दूंगा, तो दैट इज फाइन विद मी. ओके, तो अपन वेक्टर्स की बात करते हैं. तो विद मतलब वेक्टर्स की अगर अपन बात करें तो यू ऑलरेडी नो हाउ टू डील विद वेक्टर्स. यू ऑलरेडी नो हाउ टू टेक द डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. यू ऑलरेडी नो हाउ टू टेक क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स. राइट या रॉन्ग? राइट, ये आपको सब आता है. पर देर आर फ्यू थिंग्स जो कि हमें वेक्टर्स के बारे में अभी नहीं पता है. ओके, तो अपन वहीं से स्टार्ट करते हैं. तो जस्ट कीप पेशेंस. 15-20 मिनट्स का थोड़ा पेशेंस रखना. कुछ रिपीट होता है हार्डली मैटर्स, क्योंकि ट्रस्ट मी हर चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को है. एक क्लास के बाद मैं आपसे वेक्टर्स के ऐसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपको आज नहीं समझ में आया अच्छी तरह, या आपने फोकस नहीं किया, यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस प्रॉपरली. एंड दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू जेई. तो अगर आपको आता भी है समझ में ये सब, कोई दिक्कत नहीं है. फिर से फोकस करके समझने की कोशिश करो. तो लेट्स टॉक अबाउट वेक्टर्स. तो वेक्टर्स के बारे में हम सब जानते हैं यार कि इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. बट टुडे आई एम मोर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वेक्टर. Mathematical definition. Kritika, I think my voice is clear. My connection is fine. I took 15 minutes today to properly connect. आपको check करना पड़ेगा your connection. My voice is audible. Others, please reply. Yes, sir. Yes, sir. कृतिका, आपको एक बार चेक करना पड़ेगा. आप लॉग आउट करके लॉग इन करके देखो एक बार प्लीज. या तो वेक्टर्स की सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिकल डेफिनेशन. तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वेक्टर क्या होती है समझना. बेसिकली a directed line segment is called a vector. Mathematically, a directed line segment is called a vector. अभी directed line segment क्या होता है? Directed line segment को अगर अपन define करें तो it is basically a line segment having a direction.
तो वी ऑल नो कि यार एक लाइन होती है, लाइन में अगर अपन एक पीस की बात करें तो इट इज कॉल्ड अ लाइन सेगमेंट विच हैव एंड पॉइंट्स ए एंड बी. पर अ लाइन सेगमेंट हैविंग अ डायरेक्शन मींस it has a direction also, that is either it can have direction from A to B or it can have direction from B to A. So a line segment which is having a direction is called a directed line segment, which is mathematically called a vector. So अगर हम directed line segment के components की बात करें तो there are three components of a vector या directed line segment. Three components of a directed line segment. First, length. Second, support. And third, sense. बेसिकली ये तीन कंपोनेंट होते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट के. तो इफ आई एम कंसिडरिंग दिस ए बी एज द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो इसके तीन कंपोनेंट्स है जो हमें इवैल्यूएट करने आने चाहिए, जो हमें विजुलाइज करने आने चाहिए. दैट इज लेंथ. तो लेंथ तो क्या होता होगा यार, क्लियर है, द लेंथ ऑफ ए बी, द लेंथ ऑफ ए बी. ठीक है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट कंपोनेंट, दैट इज लेंथ ऑफ द डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, विच इज ऑल्सो कॉल्ड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. सेकेंड, सपोर्ट. सपोर्ट किसे कहा जाता है समझना, इट इज अ न्यू डेफिनेशन आई सपोज. तो सपोर्ट हम किसे बोलते हैं, द लाइन ऑफ अनलिमिटेड लेंथ of which a directed line segment is a part is called support. इसका मतलब अगर अपन इस AB की बात करें तो ये AB किसी ना किसी लाइन का पार्ट होगा. ऑब्वियसली ये जो लाइन जा रही है इसका पार्ट होगा. तो ये बेसिकली लाइन क्या कहलाएगी, इस वेक्टर का सपोर्ट कहलाएगी. ओके. एंड सेंस. तो एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का एक सेंस होता है, दैट इज द डायरेक्शन. तो द सेंस ऑफ AB is from A to B and BA is from B to A. That is, sense is always from initial point to terminal point. ठीक है, बस ये हमारा मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ वेक्टर होता है जो हम सबको समझ में आना चाहिए. और अगर ये हमें समझ में आ गया तो इसी पर बेस्ड आई एम जस्ट पुटिंग अप वन सिंपल क्वेश्चन. मुझे उस क्वेश्चन का आंसर बताओ. दैट इज, क्वेश्चन इज हाउ मेनी directed line segments are determined, yeah, are possible by 2, 3 and 4 given points. If there are 2 points given, 2 given points हैं, A और B, तो मुझे बताओ how many directed line segments are possible? 2. Sure, 2. आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2. Now there are 3 points given. 6. Now tell me how many directed line segments are possible? 6. Okay. Others please answer. अब हमें कुछ भी नहीं बोला है कि these points are collinear, non-collinear. It's just that there are 3 points. 1, 2, 3. Or you can treat them as collinear also. हाँ, तो we want maximum vectors. Maximum ही चाहिए. पक्का सबको समझ में आ रहा है? 6 आएगा पक्का है. कैसे आएगा 6? बेसिकली हम 3 में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे. And for every 2 points, how many directed line segments or vectors are possible? 2, because sense अलग अलग हो सकता है. तो फाइनली हमारा आंसर होगा 6. और अगर हमारे पास 4 गिवन पॉइंट्स हैं, कैसे भी हो, कोलिनियर भी हो, तो आंसर कितना होगा? 4 पॉइंट्स का आंसर बताओ. 12.
4c2 into 2, that is 12. ठीक है, तो out of 4 given points, how many vectors are possible? Basically 4 vectors are possible. ठीक है, नोट कर लो ये सब, so that I will be moving to the next board. ट्रस्ट मी, ये सब अभी सिंपल लग रहा होगा, आई नो इट इज एक्चुअली सिंपल, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है, बट प्लीज हैव सम पेशेंस यार, इतना तो आप भरोसा करो। आई एम सेइंग कि अभी 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें आने वाली है, एंड आप आज की क्लास में ही आएंगे। ओके, so let's move to the next concept. One student has joined. Okay. Yeah, hi Rudresh, can you hear me? Rudresh? I have just started vector. We have just covered the mathematical definition of vector. Mathematically, a directed line segment is called a vector. And a directed line segment has 3 components, that is length, support and sense. और बस हमने उतना ही define किया है अभी. So we are moving forward. So now the next concept is equality of two vectors. Equality of two vectors. Okay. तो दो vectors को हम equal कब बोलते हैं? Two vectors are said to be equal when first point they have same length, second they have same or parallel support, and third they have same sense. If two vectors are such that they have same length, they have same or parallel support, and they have same sense, then only the two vectors are called equal vectors. Okay, तो अगर अपन फिगर में भी दिखाएं, let's say these are two parallel supports, and यहाँ पे there is a vector AB like this, and there is a vector CD, similar length. तो मुझे बताओ, and similar sense also, तो क्या हम इन दोनों वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स बोलेंगे? डेफिनेटली बोलेंगे. Okay, these two are equal vectors, but are AB vector and DC vector are equal? इस केस में AB vector और DC vector को you will call them equal or not? DC. DC means D is the starting point, C is the ending point. So are these two vectors equal or not? No, not. Obviously not. Why? Because उनका सेंस अलग अलग हो गया, तो these two are not equal. तो ये हमें बात समझ में आनी चाहिए. ठीक है? Okay. I am moving forward. Basically, we classify vectors in two categories. One is called free vector, and second one is called localized vector. Can anyone tell me what is the difference between free vector and localized vector? Can anyone tell me what is the difference between free vector and localized vector? नाम से कुछ तो समझ में आ रहा होगा. I think that free vectors, it doesn't have a fixed initial point, but localized vector has to be within a particular area. Okay, so let's say this is one vector AB, this is one vector CD. Okay. तो मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इन दोनों को इक्वल वेक्टर्स बोल सकता हूँ? No. Will those two vectors be equal vectors? No. नहीं, ठीक है, वो इक्वल तो नहीं होंगे. ओके,
जैसा कृतिका said कि free vectors are basically those vectors which does not have a fixed initial point. That is partially correct. Basically हम free vector उनको बोलते हैं which can be translated parallel to itself anywhere in space. हम फ्री वेक्टर्स उनको बोलते हैं विच कैन बी ट्रांसलेटेड पैरेलल टू इटसेल्फ एनीवेयर इन स्पेस विदाउट चेंजिंग द इफेक्ट ऑफ दैट वेक्टर. उसका इफेक्ट चेंज किए बिना अगर हम उसको कहीं भी मूव कर सकते हैं स्पेस में, तो वो हमारा कैसा वेक्टर होता है? फ्री वेक्टर होता है. जबकि लोकलाइज्ड वेक्टर डिपेंड्स ऑन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि आप किस पॉइंट पर उस वेक्टर को अप्लाई कर रहे हो, उसके हिसाब से उसका इफेक्ट डिसाइड होता है. तो इसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल इज फोर्स वेक्टर एंड इसका टॉर्क वेक्टर. फोर्स की अगर अपन बात करें तो इफ वी हैव अ बॉडी जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं ऑफ पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो उसके पैरेलल अगर मैं उसको शिफ्ट कर दूंगा तो उसका इफेक्ट चेंज नहीं होगा. फोर्स उस पे 5 न्यूटन ही लगने वाला है. थोड़ा नीचे कर दूंगा, फोर्स उस पे 5 न्यूटन ही लगने वाला है. बट अगर अपन टॉर्क की बात करें तो द टॉर्क जनरेटेड बाय दीज 3 वेक्टर्स विल बी डिफरेंट. ओके, सो दिस इज वन डेफिनेशन ऑफ फ्री वेक्टर जो हमें समझ में आनी चाहिए. तो फ्री वेक्टर की डेफिनेशन बस लिख लेते हैं. फ्री वेक्टर इज अ वेक्टर that can be translated in space without changing its magnitude. Without changing its magnitude and direction are called free vectors. ठीक है, फाइन, ये बात समझ में आ गई. आगे मूव करते हैं. अब आता है हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, दैट इज इन मैथ्स we deal with free vectors unless specified. इसका मतलब मैथ्स में हम जितने भी वेक्टर्स की बात करने वाले हैं वो सब वेक्टर्स कैसे होंगे? फ्री वेक्टर्स होंगे. इसका मतलब उस वेक्टर का हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, डायरेक्शन पता होना चाहिए, दैट्स इट. हम उस वेक्टर को उसके पैरेलल पूरे स्पेस में कहीं भी लेकर जा सकते हैं क्योंकि वो फ्री वेक्टर है, उसका कोई इफेक्ट चेंज नहीं होने वाला. ठीक है, इसका बहुत ज्यादा यूज है, आगे जाके अभी अपन देखेंगे. बस अभी इस बात को याद रखो, इस बात को अच्छी तरह नोट करना, क्योंकि जब अभी इस पे क्वेश्चन आएगा तो हम यही वाली मिस्टेक करने वाले हैं. तो इन मैथ्स वी डील विद फ्री वेक्टर्स ओनली अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड. ठीक है, आगे बात करते हैं. एंड नाउ वन मोर थिंग, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ स्केलर बाय अ वेक्टर. अगर एक वेक्टर को मैं एक स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या होता है, मुझे सिर्फ इतना बताओ. तो इफ आई हैव अ वेक्टर विच इज कॉल्ड ए वेक्टर, मैं इसको अब ए वेक्टर से डिनोट कर रहा हूं, ये है, और मैंने इसमें एक 5 को मल्टीप्लाई कर दिया. आई वांट टू ड्रॉ 5 ए वेक्टर. कैन एनीवन टेल मी बाय मल्टीप्लाइंग दिस 5 इस वेक्टर में क्या चेंज आएगा? क्या इसका सेंस चेंज हो जाएगा? Will the sense of this vector change if I multiply this vector by 5? No. No. Will the support change? नहीं. No. क्या चेंज आएगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा, और मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? 5 टाइम्स. तो इफ आई Won't वांट, the sense change because the distance between the initial point and the end point is नहीं ना, different? सेंस क्या होता है? सेंस इज जस्ट द डायरेक्शन. Oh, डायरेक्शन only तो the सेम. direction. हाँ, सेंस अच्छा, इज द right. डायरेक्शन ना. ओनली Okay. मैग्नीट्यूड विल चेंज. अपन ने 3 कंपोनेंट्स देखे थे ना, तो अब मैं 3 कंपोनेंट्स के रेस्पेक्ट में आप लोगों से बात कर सकता हूं ना कि यार लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस. ओके, तो लेंथ, सपोर्ट एंड सेंस, किसी भी वेक्टर के ये 3 कंपोनेंट्स है मैथमेटिकली. ओके, तो इफ आई एम मल्टीप्लाइंग अ वेक्टर बाय अ स्केलर दैट इज 5, व्हाट आई विल गेट अनदर वेक्टर जो कुछ ऐसा होगा जिसका मैग्नीट्यूड विल बी 5 टाइम्स, रेस्ट सेंस विल बी सेम, सपोर्ट विल बी सेम, और सपोर्ट विल बी पैरेलल. गॉट इट? ठीक है, अगर ये ए वेक्टर था एंड इफ आई वांट टू ड्रॉ -5 ए वेक्टर, क्या क्या चेंज होगा? Direction and
डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, और ये हमारे पास कौन सा वेक्टर आ जाएगा, -5a वेक्टर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है क्या? इस बात को क्लियरली समझना, बिकॉज आज की क्लास में हम सिर्फ विजुलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, अदरवाइज ये यूज करना आपको आता है, बट वी वांट टू विजुलाइज ईच एंड एवरीथिंग। ओके, तो हमने एक वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई किया तो उस पर क्या इफेक्ट आता है वो हमें समझ में आना चाहिए। मैग्नीट्यूड चेंजेस, अच्छा मैग्नीट्यूड हमेशा इंक्रीज ही होगा क्या व्हाइल मल्टीप्लाइंग विद द स्केलर? इफ आई मल्टीप्लाई बाय 1/5 तो मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा, राइट या रॉन्ग? तो मुझे कुछ ऐसा वेक्टर मिल जाएगा। एंड इफ आई मल्टीप्लाई बाय -1/5 तो मैग्नीट्यूड विल डिक्रीज एज वेल एज सेंस विल चेंज। तो ये मेरे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। इसका मतलब किसी भी एक वेक्टर में अगर हम कोई भी स्केलर को प्रॉपरली मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव, नेगेटिव, ग्रेटर देन 1, स्मॉलर देन 1, वी विल गेट अ न्यू वेक्टर इन द सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन। यस या नो? ये बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, इसको नोट कर लो फटाफट। आते हैं अब काम की चीज पर। लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, अभी हमें समझ में आएगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर्स की। कोलिनियर वेक्टर्स, कोई मुझे नाम से समझ के कुछ बता सकता है कि कोलिनियर वेक्टर्स हम किसे बोलते होंगे? along the same line. along the same line. अलोंग द सेम सपोर्ट, करेक्ट, उनको हम क्या बोलते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। तो मुझे बताओ ए बी एंड लेट्स से सी डी पैरेलल है ये, तो इनको कोलिनियर बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए। दीज टू आर कोलिनियर वेक्टर। क्यों नहीं? व्हाई नॉट? क्यों नहीं? टू वेक्टर्स आर कोलिनियर if their supports are parallel. If their supports are parallel, disregard of their direction, yeah, irrespective of their direction. अब मुझे रिप्लाई चाहिए सबसे यार, ठीक है? थोड़ा इंटरेक्शन जरूरी है अब। ठीक है, टू वेक्टर्स आर कोलिनियर इफ देयर सपोर्ट्स आर पैरेलल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर डायरेक्शन। तो मुझे बताओ, एक ए बी वेक्टर है, एक सी डी वेक्टर है, ये पैरेलली ड्रॉ किया है मैंने, तो ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। मैं एक और बनाता हूं, ई एफ वेक्टर। अब मुझे बताओ ये तीनों कोलिनियर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। ऑल दीज थ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स बिकॉज देयर सपोर्ट्स आर सेम और पैरेलल, राइट? अब अगली बात पे आते हैं कि इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, देन मुझे एक बात बताओ, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर कोलिनियर है, दिस इज योर ए वेक्टर एंड दिस इज योर बी वेक्टर, ठीक है? अगर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर कोलिनियर है, तो क्या मैं ए की हेल्प से बी तक पहुंच सकता हूं क्या? प्लीज मेरे इस क्वेश्चन को समझना, आई नीड एवरीवन फोकस हियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये लाइव क्लास, ऑफलाइन क्लास में नहीं समझाना मतलब आसान होता है, अभी तो अपन ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। प्लीज यार समझिए, और इतना डिफिकल्ट भी नहीं, अगर एक बार में समझ जाओगे तो इट विल बी क्लियर टू यू। इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर, then can I write b vector in terms of a vector? या can I write a vector in terms of b vector? या क्या मैं a से b तक पहुंच सकता हूं, b से a तक पहुंच सकता हूं? Yeah. How? Yes, sir. How? By multiplying it by a suitable Scalar. correct. By multiplying it by a suitable Number. number. मैं एक सुटेबल नंबर से मल्टीप्लाई करके a को b में कन्वर्ट कर सकता हूं, b को a में कन्वर्ट कर सकता हूं। डू यू अग्री और नॉट? Yeah. तो इट मींस इफ a एंड b आर कोलिनियर, देन उनके बीच में रिलेशन पता है क्या होता है? a वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। दिस इज द रिलेशन वेयर लैम्डा इज अ स्केलर।
तो यहाँ पे समझना एक बात कि अगर दो वेक्टर्स इस रिलेशन को फुलफिल कर रहे हैं, विच रिलेशन, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, इट मींस आई कैन राइट ए वेक्टर विद द हेल्प ऑफ बी वेक्टर और आई कैन राइट बी वेक्टर विद द हेल्प ऑफ ए वेक्टर। ये सिर्फ तभी हो सकता है जब ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे होने चाहिए, कोलिनियर Collinear. होने चाहिए। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। नहीं आई बात समझ में? ये बात किस किस को समझ में आ गई यार? आ गई सर। Yes sir. समझा सर। समझा सर। श्योर, पक्का, ठीक है ना? तो ये बेसिकली अभी अब जो मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्केलर वाली चीज को विजुलाइज कर रहे थे, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू दैट। अब मुझे अगली बात बताओ, अगर दो वेक्टर्स नॉन कोलिनियर है, इफ टू वेक्टर्स ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, देन अगर ऐसा है, दिस इज योर ए वेक्टर, दिस इज योर बी वेक्टर, तो क्या ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर हो सकता है? क्या आप किसी No. ए वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके बी तक पहुंच सकते हो? कभी नहीं पहुंच सकते, पॉसिबल ही नहीं है। इट मींस ए वेक्टर कैन नॉट बी लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। बात समझ में आ रही है ना? ठीक है, बट फिर भी अगर कोई हमें ऐसी सिचुएशन दे दे, हमें बोल दिया जाए कि इफ, या हमें बोल दिया जाए कि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर नॉन कोलिनियर, whereas, या जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं इसकी जगह एक दूसरी बात पहले डिस्कस करना चाहता हूं, देन आई विल कंप्लीट दिस स्टेटमेंट। मुझे एक बात बताओ, ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर समझ में आ गया, तो 3a वेक्टर इज इक्वल टू 4b वेक्टर। आर ए एंड बी कोलिनियर? Yes sir. क्या ए और बी कोलिनियर है? Yes sir. यस दे आर कोलिनियर, बिकॉज हम उसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आई कैन राइट ए वेक्टर इज इक्वल टू 4/3 बी वेक्टर, या I can write B vector as 3/4 A vector. So I am able to write A vector in terms of B vector or B vector in terms of A vector. Hence A and B are collinear. A and B are collinear. बात समझ में आ गई? ठीक है, A और B हमारे कोलिनियर है। बट अगर ऐसा हो जाए कि हमसे बोला जाए कि A and B are non collinear such that x a vector plus y b vector is equal to 0, it would imply, मुझे बताओ फिर क्या बोल सकते हो आप? अगर x a वेक्टर प्लस y b वेक्टर इक्वल टू 0 बोला है, इसका मतलब a को b के टर्म्स में या b को a के टर्म्स में लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं? लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, बट ओरिजिनली अपन को बोल दिया है कि a और b नॉन कोलिनियर है, वो कोलिनियर नहीं है। स्टिल दिस इक्वेशन इज ट्रू। ऐसा कब हो सकता है? Irrational. नहीं, When x and Zero y are vectors. vectors. when नहीं, and Zero vectors. नहीं, and a and b are non-zero vectors, a and b are non-collinear and non-zero। Oh, प्लीज सब लोग फोकस करो यहाँ पे, a and b are non-collinear and non-zero। स्टिल x a plus y b इक्वल टू 0 दे दिया। Infinite vectors. क्या Infinite vectors. इसका क्या मतलब होता है? मतलब वो सपोर्ट। नहीं भाई, सपोर्ट इज ऑलवेज इनफाइनाइट और वेक्टर इज ऑलवेज फाइनाइट, उसकी लेंथ हमेशा ही फाइनाइट होती है। सोचो, मैं एक और हिंट देता हूं आपको, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, इसके 3 रूट्स हैं, इट हैज 3 रूट्स। जनरली तो ऐसा होता नहीं है, कभी कभी और ऐसा imaginary हो root. सकता है। व्हाट? Imaginary. अरे इमेजिनरी में भी 3 रूट थोड़ी ना होते हैं, Like रूट्स आर ऑलवेज 2 ओनली। yeah. Then I am saying this quadratic has 3 roots. What is the condition? Is the x cube वाला part is 0. x क्यूब वाला पार्ट 0 है, then क्वाड्रेटिक मिला। क्वाड्रेटिक के तो 2 ही रूट्स होंगे ना, इसका ये मतलब हुआ कि आई कैन डायरेक्टली से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, दिस विल हैव 3 रूट्स। क्या मैं बोल सकता हूँ क्या ऐसा? ऑब्वियसली नॉट, बट आई एम सेइंग ax square plus bx plus c equal to 0 has 3 roots. 3 roots. What? 3 roots. 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 3 r
Can you guys tell me when is this possible? अरे बोलो, 1 second, sir. इस पे C क्वेश्चंस 0 बनते हैं यार. What? when अगर C अगर is 0. C 0 करोगे देन ओनली 2 ही रूट्स मिलने वाले हैं यार. Oh, 3 क्यों मिलेंगे? When this is an identity, identity means A equals to B equal to C equal to 0. अगर ये तीनों कोफिशिएंट्स ही 0 होंगे देन हाउ मेनी रूट्स विल दिस इक्वेशन हैव? 3 नहीं होंगे, फिर सीधे इनफाइनाइट रूट्स होंगे. नहीं पता ये वाली बात. This is the concept of identity which we study in quadratic. Here a quadratic has more than 3 roots. Sorry, more than 2 roots. When is this possible? This is possible only when it is an identity. And what is the condition for identity? All coefficients should be equal to 0. That is A as well as B as well as C should be equal to 0. Then it will not have 3 roots or 4 roots or 5 roots or 10 roots. Then directly it will have infinite roots. And if it is not an identity, then it will have only 2 roots. Na 2 se zyada honge, na 2 se kam honge. A quadratic equation will have exactly 2 roots or infinite roots. What is the condition for infinite roots? When this is an identity. Identity का मतलब तीनों कोफिशिएंट 0 है. अगर ये नहीं पढ़ा है तो जस्ट नोट दिस डाउन, अपन इसके बारे में कभी तो डिस्कस करेंगे. ओके ठीक है. अभी वापस आ जाते हैं यार. अब इससे मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाया बिकॉज ये वाली बात आपको नहीं पता थी. फाइन, मुझे यहाँ पे बताओ, अभी कोई कुछ गेस कर सकता है क्या? X equal to Y equal to 0. करेक्ट. दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 0. मतलब अगर a और b नॉन कोलिनियर है, स्टिल किसी ने हमें ऐसी इक्वेशन बना के दे दिया. यार दिस इज ट्रू ओनली, दिस कैन बी ट्रू ओनली व्हेन x is 0 as well as y is 0. Wouldn't that make it as 0 vector? What? Wouldn't that make it a 0 vector? 0 वेक्टर कैसे बन जाएगा यार? मेरा ये इसका मैग्नीट्यूड नहीं है. क्यों नहीं है? a वेक्टर का तो उतना ही मैग्नीट्यूड है ना. आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाय अनदर स्केलर व्हिच इज 0. उससे ये वेक्टर थोड़ी चेंज हो गया है. हाँ, ओके, गॉट इट. ठीक है. तो x इक्वल टू y इक्वल टू 0 इज द कंडीशन व्हेन a and b are non-collinear, still this equation is given. Okay, and this kind of equation is called, पता है क्या कहलाती है? This is called linear dependency. This is called linear dependency. Linearly dependent vectors. इनको linearly dependent क्यों बोल रहे हैं? Are you able to connect with this name? These two vectors are depending on each other linearly. क्योंकि linearly है ना यार, सिंगल पावर पे डिपेंडेंसी है ना, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? linearly dependent vectors बोलते हैं. इसका मतलब हो गया any two collinear vectors are dash linearly dependent और linearly independent. क्या बोलोगे? डिपेंडेंट. बिकॉज उनको हम एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं. हमने a को लीनियरली b के टर्म्स में लिख लिया और b को a के टर्म्स में लिख लिया. हेंस टू कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, वेयर एज टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स आर लीनियरली independent. क्यों? क्योंकि उसमें एक दूसरे को आप एक दूसरे के लीनियर कॉम्बिनेशन में नहीं रिप्रेजेंट कर सकते. और अगर फिर भी हमें a और b के बीच में एक लीनियर डिपेंडेंसी वाली इक्वेशन दे दी है, दिस इज ट्रू ओनली व्हेन x इक्वल टू y इक्वल टू 0. उसके अलावा ये ट्रू हो ही नहीं सकता. इज दिस पॉइंट क्लियर टू एवरीवन? नोट कर लो. चुप. या टेल मी. So I was saying it's clear. Okay. Please note it down. जो भी बोर्ड पे लिखा हुआ है. So linearly independent are all two
non-collinear vectors. Yes, two non-collinear vectors are always linearly independent because they cannot be expressed in terms of each other. तो फिर से थोड़ी सी बातें और करते हैं. तो पता है लीनियर कॉम्बिनेशन किसे कहा जाता है? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स. लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स इस इक्वेशन को कहा जाता है एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर plus w d vector and so on equal to 0. Such kind of equation is called a linear combination of vectors. Why? Because we have added, subtracted, या we have combined them linearly. That is why this kind of equation is called linear combination of vectors. ये समझ में आ रहा है सबको? It is a linear combination, right or wrong? Yes, sir. Now we are firstly talking about just two vectors. अभी हम दो वेक्टर्स का ही केस देख रहे हैं. अभी तीन वेक्टर पे अपन पहुंचेंगे. तो अगर दो वेक्टर्स पे हैं तो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली इक्वेशन क्या होगी? एक्स ए वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू 0. This will be the equation in terms of two vectors. जहां से we are getting two conclusions. First conclusion is, पहला conclusion क्या है? If xa plus yb is equal to 0, it implies a and b are बोलो Collinear. collinear and linearly dependent. But if xa plus yb is equal to 0, when a and b are non-collinear, then it is possible only when, बोलो, x equal to y equal to 0. Zero. ठीक है. तो अगर एक्स वाई आपके नॉन जीरो हैं एंड यू आर गेटिंग सच काइंड ऑफ इक्वेशन दैट इज एक्स ए प्लस वाई बी इक्वल टू 0, देन ए एंड बी आर कोलिनियर एंड दस दीज आर कॉल्ड लीनियरली डिपेंडेंट. बट अगर आपके पास एक्स ए प्लस वाई बी 0 है वेयर ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, देन दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू 0. ये बात समझ में आनी चाहिए. लेट्स डू वन क्वेश्चन ऑन दिस. ठीक है. क्वेश्चन सेज if A and B are non-collinear vectors, then find the value of x for which vectors alpha and beta are collinear. I am giving the value of alpha and beta. Alpha vector is x minus 2 a vector plus b vector, and beta vector is 3 plus 2x a vector minus 2b vector. Yeah. ठीक है. क्वेश्चन आपके सामने है. आई नीड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच अल्फा एंड बीटा आर कोलिनियर. इट इज गिवन दैट a एंड b आर नॉन कोलिनियर. तो बहुत ज्यादा कोलिनियर नॉन कोलिनियर टाइप का क्वेश्चन है ये, और ये टाइप के क्वेश्चन को कॉन्सेप्चुअली करने के लिए हम इतनी देर से बातें कर रहे हैं. अब मैं और कोई हिंट नहीं दूंगा, फर्स्ट आप लोग सॉल्व करो. ट्राई टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन एंड फाइंड द आंसर. Others, please reply. क्या हुआ? ये तो इजी होना चाहिए ना. या कृतिका got 1/4. That's right. Sir, 1/4. Okay. निश्चय ने बोला ना अभी. Yes, sir. ओके ओके फाइन. हाँ, चलो एक बार क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं. यार वैसे तो अगर अपन बिल्कुल दिमाग नहीं लगाए ना इस क्वेश्चन में, ज्यादा सोचे ना, तो भी आंसर आ सकता है यार. कैसे? अपन को क्या बोला है? इनफैक्ट बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन मैं एक क्वेश्चन और करवाना चाहता हूँ यार. जस्ट एक सेकंड यहाँ पे ऑब्जर्व करो.
if x a vector plus y b vector is equal to 5 a vector plus 3 b vector. Find x and y. ठीक है, एक क्वेश्चन. एंड सेकंड, if x I vector plus y j vector is equal to 5 I vector means I cap plus 3 j cap. Find x and y. मुझे आंसर बता दो यार जरा इसका यार. आप लोगों को ये सब बहुत अच्छी तरह सॉल्व करना आता है. जस्ट टेल मी द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन, xi plus yj is equal to 5i plus 3j. x, what will be the value of x? 5 5, and y 3. करेक्ट. ऊपर बताना 3. जरा. अगेन 5 and 3. x equal to 5, y equal to 3. Wrong. First one is wrong, second one is right. अब मुझे पहले बताओ कि पहला वाला गलत क्यों है. बोलो यार. So because the magnitude of a vector and b vector not same, वो तो यहाँ i और j के भी अरे उससे क्या फर्क पड़ता है. unit vectors है. नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता. So तो we उसका can कोई भी interchange 3 and मल्टीपल्स 5. ले सकते हैं ना. क्या? मल्टीपल ले सकते हैं उसका कोई भी. We can take different values which make the same. या If a and b are non-collinear and xa plus yb is equal to 5a plus 3b, find x and y. तब आपका आंसर सही होता. x equal to 5, y equal to 3. बिकॉज ये इंफॉर्मेशन गिवन होना जरूरी है. कोई बता सकता है क्यों? So क्योंकि will यार it be like 5 lambda? क्योंकि and जब 3 lambda? तक हमें ये नहीं पता होगा ना कि ए और बी नॉन कोलिनियर हैं, तब तक हम दोनों साइड्स को इक्वेट नहीं कर सकते. ये तो वैसी बात हो गई यार. एक दूसरा एग्जांपल समझना. 3 टाइम्स या x टाइम्स √5 प्लस y टाइम्स √3 इज इक्वल टू 2 √5 प्लस 4 √3. कैन एनीवन टेल मी यहाँ पे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 4 होगा कि नहीं होगा? होगा. Why? Not होगा बिकॉज √5 √3 को एक दूसरे में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते. ओ राइट. oh, बट अगर इसकी जगह ऐसा होता x टाइम्स √4 प्लस y टाइम्स कुछ और ले लेता हूं मैं, √16 इज इक्वल टू 2 टाइम्स √4 प्लस y टाइम्स 3 टाइम्स √16. क्या यहाँ पे आप x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 बोल सकते हो? no sir. नहीं बोल सकते बिकॉज √4 और √16 तो आपस में इंटर कन्वर्ट होंगे ना. तो यार ये लेफ्ट हैंड साइड में जो √4 के बगल में x है और यहाँ जो √4 के बगल में 2 है, इनका सेम होना बिल्कुल जरूरी नहीं है. उसी तरीके से यहाँ पे इधर कोई प्रॉब्लम नहीं थी. xi प्लस yj इज इक्वल टू 5i प्लस 3j. क्यों? क्योंकि वी नो i एंड j आर नॉन कोलिनियर. जो i का कंपोनेंट होता है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल, जो j का कंपोनेंट होता है दैट विल ऑलवेज बी इक्वल. यस या नो? No sir. बट xa प्लस yb इज इक्वल टू 5a प्लस 3b. इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है, इफ a एंड b आर नॉन कोलिनियर देन यू कैन डायरेक्टली से x as 5 and y as 3. So this is the most important information given in the question. वैसे ही अगर अपन इस क्वेश्चन की बात करें तो ये जो क्वेश्चन में गिवन है ना, इफ a and b are non-collinear vectors, this is the very important information. अगर ये इंफॉर्मेशन नहीं दी होती तो हम क्वेश्चन को नहीं कर पाते सॉल्व. मेरी बात समझ में आ रही है? Yes sir. अगेन इफ आई आस्क यू कि यार ये कैसे आपने बोल दिया, xi प्लस yj इज इक्वल टू 5i प्लस 3j. ये आप कैसे बोल पा रहे हो कि x 5 है y 3 है? आपने वेक्टर्स की ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी है? आप सबको एक तरफ लेकर जाओ. x माइनस 5i प्लस y माइनस 3j इज इक्वल टू 0. मुझे एक बात बताओ, ये जो इक्वेशन आई है क्या ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वेशन है इन i एंड j? Yes, sir. एंड ये लीनियर कॉम्बिनेशन इक्वेशन 0 है. करेक्ट, 0 है जहां पे i और j आर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर. Non-collinear. और ये सिर्फ तभी हो सकता है व्हेन
and minus the 5 coefficients are equal to 0. 0 x and y से minus plus y be equal to 0 where a and b are non collinear. ये सिर्फ तभी हो सकता है when coefficients are independently equal to 0. तो यहाँ पे कोफिशिएंट्स को इंडिपेंडेंटली 0 करोगे तो x minus 5 को भी 0 होना पड़ेगा एंड y minus 3 को भी 0 होना पड़ेगा. Hence x equal to 5, y equal to 3. यार आ रही है मेरी बात समझ में? एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास आप सब लोगों ने बोला था कि सर आता है. आई नो बेसिक चीजें हम सबको पता होती है, ये वाली चीज नहीं पता होती है. मैथमेटिकली वेक्टर्स का कॉन्सेप्ट ही ये है, बेस ही यही है जो अपन आज डिस्कस कर रहे हैं. तो प्लीज समझने की कोशिश करो, ये वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए. लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. If alpha and beta, sorry, if a and b are non-collinear vectors, then find the value of x for which alpha and beta are collinear. तो मुझे बताओ अगर अल्फा और बीटा कोलिनियर है तो क्या इनके बीच में एक लीनियर डिपेंडेंसी फ्रेम हो सकती है? कैन आई राइट बीटा इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स अल्फा? कैन आई राइट दिस? यही तो होती है कंडीशन दो वेक्टर्स के कोलिनियर होने की. इट इंप्लाइज 3 + 2x a vector minus 2b vector should be equal to lambda times x minus 2 a vector plus b vector. समझ में आ गई बात? अब दोनों तरफ a और b में इक्वेशन है, आपके पास दो ही ऑप्शन है. आप या तो a के कोफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हो या तो नहीं कर सकते. यहां पे कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, बिकॉज क्या गिवन है? a and b are non-collinear, hence coefficients can be directly equated. तो इक्वेशंस क्या मिलेगी? I will get 3 + 2x equals to lambda times x minus 2. फर्स्ट इक्वेशन, राइट. और सेकंड इक्वेशन क्या मिलेगी? -2 is equal to lambda. तो लैम्डा की वैल्यू यहां से -2 आ गई. इफ आई पुट -2 here, so 3 + 2x is equal to -2x + 4. On solving, I am getting x as 1/4. This is the answer. Before understanding the concept of three vectors, हमें एक concept को revise करना पड़ेगा जो आप सबको आता है. मैं बहुत ज्यादा उसमें time नहीं दूंगा. That is addition of two vectors. And हमें दोनों rule पता है. That is triangle law and parallelogram law. So I'm just drawing parallelogram law once again. This is your A vector and this is your B vector. समझने की कोशिश करना. Tell me A plus B. अच्छा, A और B. If I have two vectors, yeah. First, tell me about two vectors. Do you know what are coplanar vectors? नाम से क्लियर होगा. In the same plane. Yeah. Vectors lying in same plane. Fine. Now, I'm just giving you one statement. Tell me it is true or false. Every two vectors in space are coplanar. True. True. Sure. Yes, sir. Yeah. Every two vectors in space are coplanar. I am sure कि यार सब लोग का ट्रू आंसर नहीं होगा यार. मेरा भी ट्रू नहीं है. Others are free to reply. True. True. Okay. Because it can be any plane, right? Yeah, they can, like, if you look at it perpendicularly, then there is a plane. Yeah. Okay. Every two vectors in space are coplanar. ठीक है. अब देखो यार, मैं आपको विजुलाइज तो नहीं करवा सकता बिकॉज हमारी ऑनलाइन क्लास चल रही है. अदरवाइज इसमें हम विजुलाइजेशन क्लास में करते हैं. जस्ट आप लोग अपने रूम में विजुलाइज करो. यू आर इन सिटिंग इन अ रूम. देयर आर लाइक वॉल्स अराउंड यू. ओके. तो आप दो वेक्टर्स को एज्यूम करो परपेंडिकुलर वॉल्स पे. ठीक है. एक वॉल पे एक वेक्टर है और दूसरे वॉल पे दूसरा वेक्टर है. मुझे बताओ क्या ये कोप्लेनर है? Yes, sir. ओके. Not for those walls के planes, but for another different plane So altogether. we choose the plane, na? So we can Yeah, choose. we get to choose the plane. ओके. ठीक है. अदर्स, आपको बात समझ में आ रही है क्या?
Every two vectors in space are coplanar because we are dealing with free vectors. हम किसी भी वेक्टर को उसके पैरेलल डिस्प्लेस कर सकते हैं, उसमें वेक्टर चेंज नहीं होने वाला. तो आप रैंडमली कोई भी दो वेक्टर एज्यूम कर लो. टेक टू पेन्स इन योर हैंड. दो पेन अपने हाथ में ले लो, और दो पेन हाथ में लेने के बाद आप उसे किसी भी डायरेक्शन में पॉइंट करो, यू विल डेफिनेटली फाइंड वन प्लेन जिसमें वो दोनों पेन आ जाएंगे. हेंस एवरी टू वेक्टर इन स्पेस आर कोप्लेनर. करके देखना यार, ये वाली बात इंपॉर्टेंट है. जस्ट नोट दिस पॉइंट. अगर अभी भी किसी को डाउट है तो सोचोगे तो समझ में आएगा. ठीक है. इसका मतलब लेट्स से देयर आर टू वेक्टर्स a एंड b और दे आर कोप्लेनर बिकॉज एवरी टू वेक्टर इज कोप्लेनर. तो मैंने उनको कॉमन प्लेन में लेकर आ गया, विच इज माई व्हाइट बोर्ड. आई ब्रॉट देम इनटू माई व्हाइट बोर्ड, या उनके कॉमन प्लेन को मैंने व्हाइट बोर्ड बना लिया. ओके, तो आई कैन कंफर्टेबली ड्रॉ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इन माई प्लेन. तब कोई ये नहीं बोलना चाहिए कि सर ये दोनों एक प्लेन में नहीं हुए. तो ये क्वेश्चन किसी का नहीं होना चाहिए बिकॉज एवरी टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर. ओके, ठीक है. अब मुझे एक बात बताओ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्या देता है? एक नया वेक्टर, बेसिकली दिस वन. यस या नो? दिस इज और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. फाइन. मेरे ए वेक्टर और बी वेक्टर सेम है. अब मैं आपसे अगर पूछूं कि ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर, व्हाट विल आई गेट? Will I get another vector in the same plane? A vector plus 2b vector. Will I get another vector in the same plane? Yes, sir. Yeah. 3a vector minus 2b vector. Will I get another vector in the same plane? Yes, sir. इसका मतलब a और b का आप जितना भी लीनियर कॉम्बिनेशन लिख लो, आपको क्या मिलने वाला है? a और b के प्लेन का ही कोई ना कोई एक नया वेक्टर. राइट या रॉन्ग? Yes. Yes. Yeah. इसका मतलब a और b के प्लेन में लाए करने वाला कोई नया वेक्टर है c. क्या मैं c को a और b की हेल्प से जनरेट कर सकता हूं? Yes. Can I generate c with the help of a and b? Yes, sir. Yes, I can. Because c क्या है? c a और b के प्लेन में है, और a और b के प्लेन का तो हर वेक्टर a और b की हेल्प से लिखा जा सकता है, just by addition or subtraction and multiplying by suitable scalar. बोलो भाई. Yes, sir. इसका मतलब हो गया टू वेक्टर्स, या सॉरी 3 वेक्टर्स a, b and c are coplanar if c vector is equal to x a vector plus y b vector. If I can write one vector as a linear combination of other two vectors, then this is the condition for coplanarity of 3 vectors. So plus minus, right? प्लस माइनस क्यों लिखेंगे? माइनस तो y में ही आ जाएगा ना. Okay. या x and y are scalar, it can be positive, negative. Okay. Okay. So 3 vectors a b c are coplanar if c is equal to xa plus yb. ये बात किस किस को समझ में आ गई? तो अगर 3 वेक्टर हैं which are written like this, इसका मतलब I can express c in terms of a and b. It is possible only when c is lying in the plane of a and b. Hence a b c are coplanar. It's reply time. I have erased Yes, sir. everything. अब मुझे रिप्लाई चाहिए क्योंकि यार Understood, sir. ओके यार मैं इतनी बार इसलिए पूछता हूँ ना बिकॉज these concepts are actually tricky. I have been teaching vectors since last 10 years. मैं क्लास में जब ऑफलाइन क्लास में पढ़ाता हूँ I can see the faces कि इसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, राइट? एंड देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स का वेक्टर और मैथ्स का वेक्टर, राइट? मैथ्स में वेक्टर्स को हमें डेप्थ में पढ़ना होता है, कंप्लीट सेक्शन है वो. फिजिक्स में हमें सिर्फ उसका एप्लीकेशन चाहिए होता है. तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. ये वाली बात समझ में आनी चाहिए. दैट इज, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले क्या समझा था? इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, इट मींस ए एंड बी आर कोलिनियर. That was the condition of collinearity. Similarly, if c vector is equal to xa plus yb vector,
इट मींस दीज आर कोप्लेनर। कोप्लेनर। तो यार वही तो अपन काम करते हैं। इसका मतलब मुझे एक्स वाई प्लेन में, समझना इसको, मुझे एक्स वाई प्लेन में अगर सारे वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए व्हाट आई नीड एनी टू नॉन कोलिनियर वेक्टर्स इन दिस प्लेन। बोलो ना यार, क्या मैं एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये ले लूं तो विद द हेल्प ऑफ दीज टू वेक्टर्स कैन आई रिप्रेजेंट ऑल दी वेक्टर्स इन दिस प्लेन? यस, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से हम सारे वेक्टर्स लिख पाएंगे, राइट? तो व्हेन वी हैव अ चॉइस कि यार दो वेक्टर्स आपको लेने हैं एक्स वाई प्लेन में, विद द हेल्प ऑफ दैट वी वुड बी एबल टू राइट ऑल दी वेक्टर्स। तो उन दो वेक्टर्स को अपन क्या लेते हैं जनरली? आई कैप एंड जे कैप। और इसीलिए एक्स वाई प्लेन के सारे वेक्टर्स को हम आई और जे में एक्सप्रेस कर पाते कि नहीं कर पाते? Yes. कर पाते हैं। बट इज इट नेसेसरी कि आई और जे ही हो? क्या कोई और दो नॉन कोलिनियर नहीं हो सकते क्या? तो कन्वेंशन है क्योंकि यूनिट है। इट इज जस्ट अ कन्वेंशन। वो हमारे कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए अपन ये कन्वेंशन लेते हैं। पर कोई और भी चॉइस हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। डेफिनेटली हो सकती है। You just require any two non-collinear vectors in that plane to express all the vectors lying in that plane. Yes or no? Yes. ठीक है, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। वैसे आई एम डूइंग वन थिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर। तो अगर किसी को फिर से ये लेक्चर सुनना हो तो लेट मी नो, आई विल शेयर इट समवेयर, तो आप इन लेक्चर को फिर से देख पाओगे। बिकॉज ये जो कोलिनियर, नॉन कोलिनियर, कोप्लेनर, नॉन कोप्लेनर, लीनियर डिपेंडेंसी, लीनियर इंडिपेंडेंसी, लीनियर कॉम्बिनेशन, इट इज एक्चुअली ट्रिकी। मैं आज वो बात नहीं करना चाहता था कि चलो यार दो वेक्टर को ऐड करते हैं, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, वो आपको ऑलरेडी आता है। वो सब बातें तो अपन शॉर्ट टाइम में कवर कर लेंगे। ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है समझना। ओके ठीक है, आगे मूव करते हैं। फाइन, तो वी गॉट द कंडीशन ऑफ कोप्लेनैरिटी ऑफ कोप्लेनैरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स। तो तीन वेक्टर के कोप्लेनैरिटी की एक कंडीशन है, और दो वेक्टर के कोप्लेनैरिटी की क्या कंडीशन होती है? व्हेन टू वेक्टर्स आर कोप्लेनर? ऑलवेज। ऑलवेज, ये नीचे लिखा हुआ है। अंकल तो दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तीन वेक्टर कोप्लेनर कब होते हैं? व्हेन c इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी। गॉट इट? ठीक है, बट इफ एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी इज इक्वल टू 0, वेयर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर, then X is equal to Y x is equal equals to y equal to z equal to 0। समझ में आ गई बात? Yes, sir. एग्जाम्पल, x I cap plus y j cap plus z k cap is equal to 2 I cap plus 3 j cap plus 4 k cap. Tell me the value of x, y and z. 2, 3, 4 कैसे बोला? एक तरफ लेके जाएंगे, हमें क्या मिलेगा? We will get x minus 2 I cap plus y minus 3 j cap plus z minus 4 k cap is equal to 0. And now we know I cap, j cap, k cap are non-coplanar. हाँ या ना? Yes, sir. And since I, j, k are non-coplanar, it implies each coefficient should be equal to 0. X equals to 2, y equals to 3, z equals to 4. Got it? पर अगर ऐसा होता x a cap या a vector plus y b vector plus z c vector is equal to 2a vector plus 3b vector plus 4c vector, can we directly say x2 y3 z4? बोल सकते हैं क्या? नहीं। Yes, sir. नहीं बोल हाँ, सकते, बिल्कुल नहीं बोल अच्छा। सकते। यहाँ पे xa plus yb plus zc is 2a plus 3b plus 4c. We cannot say x will be 2, y will be 3, z will be 4 unless and until we know कि abc non coplanar है कि नहीं है। Three coplanar vectors are always linearly dash Dependent. दो ही ऑप्शन है यार, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट।
Dependent. Okay. 3 non-coplanar vectors are always linearly Both are independent. dash. Yeah, tell me the answer. Both independent. Both independent. Yes, sir. कैसे यार? Why? Both independent क्यों होंगे यार? 3 coplanar vectors. अगर मेरे पास ABC coplanar है, तो can't I write one vector in terms of other two? Can't I write one vector as a linear combination of other two?